हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम लोग समतल दर्पण देख चुके हैं, उसकी सीट हल की है। जिन्होंने सीट नहीं हल किया तो मैंने सीट आप लोगों को दे चुका हूं। आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम में जाकर चित्रकूट एजुकेशन सर्च कर लीजिए, तो वहाँ सीटें पड़ी हुई हैं। वहाँ से आप दो लोग डाउनलोड करो, फिर उनको हल किया करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मान लीजिए आपने वीडियो देखा, आप लोगों के समझ में आया, अब समझ में आया तो जो है हमें वो चीज़ कितना अप्लाई करे आ रही है। जैसे सवाल दिए जाएंगे आप उनमें वही चीज़ अप्लाई करेंगे, फिर उत्तर आएंगे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने सब फर्जी देखा है यार, नहीं उसको हल कर पा रहे हैं। अगर हल कर पा रहे हैं मतलब बढ़िया काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बना ही रहे हैं। बच्चों, समतल दर्पण हम लोग कंप्लीट हो गया। आज से हम लोग गोली दर्पण देखेंगे। तो बच्चों चालू है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब गोली दर्पण। गोली दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैं क्या करूं, ये गोला ले लूं ऐसे और इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दूं, और जो बाह्य भाग है इसका, बाह्य जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं परावर्तक बना लूं। कैसा? परावर्तक पृष्ठ बना लूं। तो बच्चों, ये जो परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है, तो ऐसे दर्पणों को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। और अगर यही चीज मैं ऐसे बात कर लूं कि जो बाह्य भाग में मैं पॉलिश कर लूं, और जो इसका आंतरिक भाग है, ये जो आंतरिक भाग है, ये आंतरिक पृष्ठ है, इस पृष्ठ को मैं परावर्तक बना लूं, इस पृष्ठ को मैं परावर्तक बना लूं, तो बच्चों ऐसे दर्पणों को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिर से डिफिनीशन लिख लीजिए। चलिए लिखते जाओ, बोल रहा हूँ। एक ऐसा दर्पण या एक ऐसा गोली दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक हो, जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक हो, उत्तल दर्पण कहलाता। और एक ऐसा दर्पण या एक ऐसा गोली दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता। बच्चों लिख लिए, आगे देखते हैं। आगे बच्चों ये चीज देखा जाए, क्या चीज देखा जाए, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लें। चलिए ठीक है, देख रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग समझें तो इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं होती हैं। अच्छा बताइए, कौन सा मिरर है? उत्तल, अवतल, अवतल। अच्छा ठीक है, थोड़ी देखा जाए कितना आप समझे। चलिए ठीक है, मैं कुछ ऐसे कर लिया, ये कर लिया। बताइए कौन सा दर्पण है? लिखते जाओ अपने सोच के। मैं एक भाग और ऐसे करके ले लिया। बताइए कौन सा दर्पण है? एक भाग मैंने कुछ ऐसे करके ले लिया और मैंने पूछ लिया, बताइए कौन सा दर्पण है? ये बताइए, पहले बताइए कौन सा। अच्छा बताइए, अगर इसका गोला बनाते तो गोला ये बनता। और बताइए, इस गोले का अंदर पॉलिश की है कि बाहर पॉलिश की? अंदर आंतरिक भाग परावर्तक बना है। आंतरिक भाग या आंतरिक पृष्ठ है वो परावर्तक है, और जो आंतरिक पृष्ठ परावर्तक होते हैं वो कैसे दर्पण कहलाते हैं? अवतल। और जिसके बाह्य भाग परावर्तक होते हैं वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब देखो, इसका गोला इधर बनता बच्चों ऐसे। और बताइए इसमें कौन सा भाग परावर्तक है? परावर्तक देखना, पॉलिश वाला नहीं, तो बाह्य भाग परावर्तक है। इसका मतलब ये कौन सा है? उत्तल। अच्छा बताइए इसमें कौन सा है? इसका गोला इधर बनता। सोचो, इधर बनता तो कौन सा भाग परावर्तक है? बाह्य भाग। अच्छा बाह्य भाग अगर परावर्तक है तो कैसे दर्पण कहलाते हैं? बाह्य भाग अगर परावर्तक है तो उत्तल, यानी ये दोनों के दोनों क्या है? उत्तल। और ये दोनों के दोनों क्या है? अवतल। समझ में आया थोड़ी? चलिए ठीक है, एक्सरसाइज बीच जरूरी है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया उत्तल अवतल पहचानना। तो देखते हैं बच्चों, इसमें कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे पहली परिभाषा हम देखेंगे, ध्रुव किसे कहते हैं। दूसरी हम लोग देखेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये सब कक्षा 10 में बच्चों पढ़े भी हो, डिवीजन थोड़ी करा रहे हो। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। चौथी हेडिंग आप लोग देखोगे, मुख्य फोकस किसे कहते हैं या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं।
पांचवी देखेंगे मुख्य फोकस किसे कहते हैं। छठवीं देखेंगे फोकस दूरी क्या है। और सातवीं देखेंगे फोकस तल क्या, तल की। और आठवीं हेडिंग आप लोग देखेंगे इसमें वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध और उससे रिलेटेड कुछ सवाल। आप लोग आज का यही टारगेट है, इतनी चीज ही पढ़ेंगे। तो चलिए चालू हो जाते हैं। तो देखिए किसी भी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग पोल कहते हैं, इसे पीस प्लस कहते हैं, मतलब ध्रुव कहते हैं। किसी भी गोली दर्पण का मध्य बिंदु, यह एक गोली दर्पण का एक वह बिंदु जहां से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, जहां से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी का आकलन सही तरीके से किया जा सके, ऐसे बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। जैसा भी आप समझे, इसका आकलन अगर सही ढंग से करना है तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम लोग ध्रुव मान लेते हैं और यहां से आकलन आसानी से किया जा सकता है। तो सीधा सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा। आगे, अच्छा, किसी भी गोली दर्पण के वक्री भाग, देखिए ये है, इस वक्र का ये कुछ भाग है जिसको हम लोग दर्पण के रूप में पेंट करके दर्पण बना लिए, दर्पण के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इस वक्र का कुछ भाग है, यानी वक्री भाग किसी भी गोली दर्पण के वक्री भाग का केंद्र, वक्री भाग का जो सेंटर है, मध्य बिंदु नहीं सेंटर है जो, उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी दर्पण के वक्री भाग का जो केंद्र है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब है मुख्य अक्ष या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में क्या करती है, क्या था बच्चों, भूल गए, ध्रुव। ये क्या था, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन आता है मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष क्या है, ये क्या था, ध्रुव। ये क्या था, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर खींची गई जो रेखा होती है, इस पूरी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, ये भी हो गया मुख्य फोकस। समझते जाइए, एक एक मिनट की डिफिनेशन है। तो हम लोग मुख्य फोकस पढ़े तो आपको क्या कह देना है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती है, ये मुख्य अक्ष थी बच्चों, इसके समांतर किरणें यदि मैं डाल दूं तो परावर्तन के पश्चात, यहां से परावर्तन होगा क्योंकि यहां दर्पण मिल गया, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, जैसे मैं कुछ ऐसे ले लेता, ये कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अगर मैं ऐसे करके खींचूं तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आता बच्चों, सी होता, ये इसका पी होता, सी और पी से होकर अगर मैं रेखा खींच दूं ये मुख्य अक्ष होती। यहाँ से मैं प्रकाश की किरण डालूं तो ये बच्चों कुछ ऐसे करके निकल जाती। तो हम लोग देखते तो यहाँ पर काटते हुए प्रतीत हो रही है। तो जहां पर परावर्तन के पश्चात जहां पर मुख्य अक्ष को काटे अथवा काटते हुए प्रतीत हो, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों समझ में आए, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस था। अब मुख्य फोकस तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी है, इस दूरी को, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब फोकस तल क्या होता है, एक चीज और देखे ले रहे हैं। तो ये मुख्य फोकस पर, ये पॉइंट मुख्य फोकस है, ये पॉइंट मुख्य फोकस है। इस फोकस पर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक तल खींच दें। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत कहाँ पर खींचे, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तो कहीं पर भी ऐसे ऐसे खींचा जा सकता है, लेकिन वो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत कहाँ पर खींचे, मुख्य फोकस पर खींचे। तो ये जो तल मिला है, इसी तल को हम लोग फोकस तल कहते हैं। यानी डिफिनेशन आप कुछ ऐसे लिखते हैं कि मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत मुख्य फोकस पर खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। बच्चों समझ में आए। आगे हम लोग क्या करेंगे,
हाँ बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखा जाए बच्चों, आर व एफ में संबंध देखते हैं। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, एफ मतलब फोकस दूरी में संबंध, यानी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो बच्चों थोड़ी सी बात समझें और इसके कुछ संबंधित सवाल भी हम लोग हल करेंगे। तो पहले बात समझ लीजिए थोड़ी। ये ध्रुव है, ये सी है। मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण डाल दी जाए तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी यहाँ से होके गई, और इससे हम मुख्य फोकस कहते हैं इस वाले पॉइंट को। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी अगर मैं इसको, इस पॉइंट को स्मॉल एफ मान लूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वाली दूरी है, ये फोकस दूरी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें क्या संबंध है, ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों थोड़ी सी बात समझे मेरी। हाँ, तो पहले तो हम क्या करें, इस गोली दर्पण में अभिलंब डालें। तो ये अभिलंब है, कई बार बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा अभिलंब क्यों है। क्योंकि रियल में आप सोचो तो इस वक्र की ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही तो है बच्चों। और त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब, यानी इस पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो इस पॉइंट के लिए अभिलंब का काम करती है, लंब का, और ये अभिलंब है। अगर अभिलंब और ये आपतित किरण, तो यहाँ जो कोण है इसे आपतन कोण मान लीजिए थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि परावर्तन कोण भी आपतन कोण जितना होता है उतने परावर्तन कोण होता है। बात समझ में आ रही। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये भी कितना है बच्चों, आर है। ये बच्चों आपको समझ में आ गई बात। और एक चीज ये बताएं, अगर यहाँ थीटा है तो बच्चों यहाँ थीटा है, ये भी थीटा है। अब इस वाले पॉइंट से, यानी मुख्य फोकस से, मैं एक इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं। ये मान लो यहाँ पर ऐसे मैं माने नहीं रहा हूँ, ये ऐसे करके आर थी, ये यहाँ पर सी लिखा है, ये यहाँ पर एफ लिखा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक लंबवत रेखा डाल दी जाए ऐसे, जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है, 90 अंश का कोण बना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो इस वाले भाग को समद्विभाजित कर देगी। इसका मतलब इधर की जो दूरी है ये r/2 हो जाएगी। आ रही बात समझ। और अगर ये थीटा है इधर, तो आप गौर से देखें तो ये थीटा है, ये इधर थीटा है। और अगर थीटा है तो 90 के सामने इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने इसको हम लोग लंब कहेंगे। और ये जो भुजा है, जिसे जो r/2 है, इसको हम लोग आधार कहेंगे। तो अगर मैं cos थीटा यूज कर लूँ तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार। आधार कितना है, r/2 बटे कर्ण। तो कर्ण कितनी है, c से f तक की दूरी। तो जो c से f तक की दूरी है उसको लिखा जा सकता है r/2 बटे cos थीटा। तो cos थीटा ऊपर जाता तो sec थीटा। ये c से f तक की दूरी है, यानी c से f तक की दूरी। मुझे फोकस दूरी चाहिए, ये दूरी, यानी मुझे P से F तक की दूरी चाहिए, P से F तक की दूरी। तो मैं क्या करूँ, टोटल दूरी में, यानी P से C तक की दूरी से P से ये दूरी घटा दी जाए, यानी CF घटा दी जाए। चित्त से बच्चों समझिए, ये पूरी दूरी लेके इधर वाली में दूरी घटा दूँ तो क्या इधर की दूरी बचती, और ये दूरी क्या है, फोकस दूरी। वही चीज मैंने P से C तक टोटल वैल्यू रखी, उससे C से F घटा दिया, तो इधर की जो वैल्यू बच रही है वो फोकस दूरी के बराबर बच रही है, यानी PF बच रही है, जिसको मैं फोकस दूरी कैपिटल F का नाम दिया हूँ। P से C तक की दूरी कितनी है, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है R, माइनस C से F। तो C से F के लिए हम लोगों ने निकाला था r/2 sec थीटा। ये होता है रियल में, बच्चों ये होता है मतलब फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रियल में वैल्यू ये है। लेकिन हम लोग जो कक्षा 12 या 10 का जो लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं तो सीधा सीधा पढ़ लिया करते हैं, यह बराबर r/2। तो बच्चों ये इसी से आता है। हाँ तो बच्चों आगे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि अगर थीटा छोटा हो तो फिर कैसे कैलकुलेशन करें। तो देखो उसके लिए
मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, देख लो, लेकिन ध्यान देना r बराबर r/2 सेक थीटा को हमें r/2 है प्रूव करना है, लेकिन उसके बीच में थोड़ी छोटे थीटा के लिए वैल्यू देख लो। तो हम लोग देखते हैं मालिकों, अगर मान लो एक मैं ऐसे करके कर्व ले लूं, चाप ले लूं, ये थीटा चाप, और यहां से अगर मैं एक लंब डाल दूं, लंब है बच्चों, ध्यान देना, इसको कुछ नाम दे दूं, मान लो ये ए है, ये बी है, सेंटर है सी है, और ये डी है, समझिएगा बेटा। तो बताइए मैं साइन थीटा बराबर क्या लिख लूं? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब, यानी थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब मतलब ए डी बटे कर्ण, कर्ण मैं लिख सकता हूँ कितना, 90 अंश के सामने कर्ण कहलाता है, मतलब मैं लिख सकता हूँ सी ए। या बच्चों इसी को आप ढंग से समझिए, या ठीक है हटा, अगर मैं छोटा ले लेता कोण, बहुत छोटा, ये और इस पे आप लंब डालो, इस पे आप लंब डालो, तो बताइए ये उसी तरह आपका ए था, ये सी था, ये बी था, लेकिन डी देखो, डी आ गया बी की जगह। अब फिर से साइन थीटा यूज करो, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या लगाया जा सकता है? लंब, लंब। तो लंब में हम लोग क्या लिखे? अभी तक लिखे थे ए डी, लंब बटे कर्ण, कर्ण पे क्या लिखे थे? सी ए। अब बताइए इधर जो ए डी मैंने लिखा था, तो क्या मैं उसको ए बी भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि डी और बी एक ही पॉइंट पर है। उसी तरह मैं सी ए लिख लूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि कोण बराबर सूत्र क्या होता है। कोण बराबर सूत्र होता है चाप, यानी ए बी बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब सी ए, यानी थीटा बराबर लिखा जा सकता है ए बी बटे सी ए। और ढंग से देखो यहाँ क्या लिखा है, ए बी बटे सी ए, इसको बराबर में क्या लिखूँ? थीटा। यानी कोण जब बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख लेते हैं, लेकिन ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, ध्यान दें। जैसे मैं कह दूं साइन 2 अंश, बताइए इसका मान, तो आप तो बताओगे 2 क्या रेडियन, यानी पाई बाई 180 रेडियन। ध्यान दीजिए 2 अंश नहीं, साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और साइन 2 अंश का मान 2, तो 1 से ज़्यादा हो गया, वैसे गलत हो गया। ऐसे ही बच्चों आइए कास थीटा, तो कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार, आधार मतलब मैं लिख लूँ सी बटे कर्ण, कर्ण पे क्या लिख लूँ? सी, आधार पे लिख लूँ सी डी, और कर्ण पे क्या लिख लूँ? सी ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कास थीटा यूज करिए, तो कास थीटा बराबर सूत्र लिखा जा सकता है आधार, आधार पे क्या लिख लूँ? वही जो सी डी था। अब ये डी किसकी जगह पे पहुंच गया? बी पर, तो मैं लिख लूँ कितना? सी बी बटे कर्ण क्या लिख लूँ? सी ए। अब आप ढंग से देखो बच्चों, ये पूरी दूरी बराबर है, करेंगे मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो इससे इसको काट के 1 लिखा जा सकता है। यानी जब भी कास थीटा होता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। कास थीटा अगर बहुत छोटा, थीटा बहुत छोटा है तो कास थीटा का मान 1 आ रही ना। अब बताइए टैन थीटा क्या लिख लो? टैन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा अगर छोटा है, मतलब थीटा छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा लिख लेते, कास थीटा को 1 लिख देते। इसका मतलब टैन थीटा को भी हम लोग क्या लिख लें? थीटा। मतलब बच्चों मैं आपको डिटेल से बता दिया, साइन थीटा अगर थीटा बहुत छोटा है उनके लिए बता रहा हूँ, तो थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, कास थीटा को 1 लिख लेते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख लेते हैं। तो बताइए कासेक को क्या लिखे? कासेक थीटा को लिखा करते हैं 1 बटे थीटा। इसी तरह सेक थीटा को 1 बटे 1 बराबर 1। इसी तरह टैन थीटा को 1 बटे थीटा लिखते हैं, सॉरी टैन नहीं, कॉट 1 बटे थीटा। क्या सबकी बात समझ में आ गई? ये इन्हीं के उल्टा होते ना तीन, तो चलिए ठीक है। अब अगर थीटा बहुत छोटा है तो बताइए कासेक सेक थीटा को मैं क्या लिखूं? आपका आया था, क्या आया था? यह बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। और मैं कह रहा हूं थीटा बहुत छोटा है, तो बताइए सेक थीटा को मैं क्या लिखूं? 1। अरे भाई कासेक थीटा को, सॉरी कास थीटा को हम लोग लिखे थे 1, और कास का उल्टा तो 1 बटे 1 बराबर 1 ही तो है। तो उस टाइम पर मैं क्या लिखूंगा? यह बराबर r माइनस r/2 गुणे इसका मतलब कितना आ गया? r/2।
यानी F बराबर R/2 कब सत्य है? जब थीटा का मान बहुत छोटा हो। और जो हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 में के अपने कोर्स में पढ़ेंगे वो थीटा के छोटे मानों के लिए पूरी की पूरी एंट्री, पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है या बोर्ड पूछेगा सब छोटे मानों के लिए। वो ऐसे कहेगा कि एक जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्र त्रिज्या बताए। सीधा हम लोग 10 का 20 बताएंगे। वक्र त्रिज्या दी रहेगी, फोकस दूरी पूछेगा तो हम जस्ट उसकी आधी बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से कोण के लिए पूरी की पूरी एंट्री पढ़ रहे हैं, छोटे कोणों के लिए। और इसको अगर मैं चित्र से आपको समझाऊं, ये तो यहां से जो किरणें आ रही थी जो छोटे कोण बना रही थी, ये जो यहाँ ये कोण था बेटा थीटा, अगर याद हो, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। तो ये जो छोटे कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जाती हैं, जो छोटे कोण बनाती हुई रेखाएं खींची जा सकती हैं, इनको हम कहा करते हैं PARA पैराक्सियल या AXIL पैरेक्सियल रे कहलाए। और जो बड़े कोण उनके थीटा जो बहुत छोटा, उनको ऐसी रे कहते हैं, पैरेक्सियल रे कहते हैं, PARA AXIL पैरेक्सियल रे। और जो थीटा जिनके लिए बड़े होते हैं, मतलब बड़े जो दूर से खींची जाएंगे, जो पास से होंगी छोटा कोण बनाएंगे, जो दूर से जाएंगी बड़ा कोण बनाएंगे। तो जो जैसे बड़े, मैं ऐसे करके ले लूँ, बड़े बड़े से दर्पण ले लूँ, ऐसा बड़ा सा दर्पण ले लूँ, ये मुख्य, मैं प्रकाश किरण यहाँ से डालूँ तो अब ये बड़ा कोण बनाएगा। थीटा जब बड़े होते हैं, तो जब थीटा बड़े होते हैं तो ऐसी किरणों को हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनर। कौन सी? हाँ बच्चों, कुछ किताबों में क्या करता है कि इसका एक तरह से और निगमन दिया है, उसको भी हम लोग देख लें। जैसे अपनी एक्सीलेंट की बुकों में ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखिए उसमें देख लें। यहाँ ध्रुव हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर किरण डाल दें तो फोकस शो कर जाती है। ये अगर मैं यहाँ से एक किरण खींच दूँ, ये किरण अगर खींच दूँ या एक इससे रेखा होकर खींच दूँ तो ये अभिलंब कहलाएगा। अगर ये अभिलंब है बच्चों तो ये आपतन कोण I है। अगर ये R है, और अगर समझें तो ये भी I है, क्योंकि ये एकांतर कोण पे I हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं एक लंब खींच दूँ इस पर, यहाँ दे दूँ मान लीजिए यम, यहाँ दे दूँ यन, नाम दे दूँ एक, तो ये जो कोण है, यानी जो त्रिभुज में आपका ये कोण है, कौन सा कोण? कोण ये त्रिभुज कौन सा? यफ यम यन में से जो कोण यम यफ यन है, ये कोण अपने पास वाले बहिष कोण है इस त्रिभुज का। ये त्रिभुज कुछ ऐसे करके बने हैं बच्चों, ये कोण कह रहा हूँ। ये इधर I बना है, ये इधर R बना है, इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो अपने पास वाले कोण को छोड़कर शेष दो कोण के योग के बराबर होगा। चूंकि हमें परावर्तन के नियम से पता है कि जो कोण I है, कोण I बराबर कोण R, अतः हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो कोण, इसको मैं थीटा माने ले रहा हूँ, तो जो थीटा है वो 2I के बराबर हो जाए। बच्चों समझ में आ रही? और कोण यदि छोटे हैं तो थीटा को मैं क्या लिख लूँ? जैसे अभी हम लोग लिखे थे सेक थीटा को 1 मान लिए थे। इसके पहले अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा है तो उसको थीटा लिख लो, कास थीटा तो 1 लिख लो, टैन थीटा है तो उसको थीटा लिख लो। इसका मतलब जहाँ थीटा है तो वहाँ मैं टैन थीटा करूँ, तो टैन थीटा बराबर छोटे कोणों के लिए 2 tan I। अब टैन थीटा की जगह आप लोग देखिए टैन थीटा, तो जो टैन थीटा मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब लिख सकते हैं यमयन बटे आधार, लिखा जा सकता है कितना? यफ यन बराबर 2 गुणे I। तो यहां से I देखिए, ये कोण I, ये हो जाएगा लंब कितना? यमयन, और इधर से जो I है क्या? लंब बटे आधार CN लिख लिया। यमयन कट गए, मतलब हमारा इधर बचा 1/FN। और एक चीज अभी मैंने प्रूव करा था कि अगर कोण छोटा है तो जो चाप होता है, और ये जो
ये और ये जो पॉइंट होते हैं, अरे भैया अभी अभी कोण के लिए बताया था ना, ये जो लंब है और ये चाप का ये पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी इनके बीच का ये कोण बहुत कम होगा। यानी इसको जो यन है वो लगभग पी पर है। तो यानी यन की जगह मैं कितना लिख लूँ, पी। तो ये लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है यफ यन, तो ये हो जाएगा यफ पी, और यफ पी यानी यफ से पी तक की दूरी, तो इसको हम लिख लें फोकस दूरी। पहले यन की जगह हटा के पी रखो पी रखने के बाद पी से यफ तक की दूरी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी रख लो 2 गुणे सी यन की जगह हटा के पी रखो, अब सी पी हो जाएगा। तो सी से पी तक की दूरी है वक्रता त्रिज्या आर। अब तेरे गुणा करके देखो, इधर आया है 1/f बराबर 2/r, आर बराबर ये यफ बराबर कितना लिखा जा सकता है, यानी 2f बराबर लिखा जा सकता है आर, तो यफ बराबर लिखा जा सकता है r/2। ये एक्सीलेंट जैसी किताबों में दिया हुआ है और यूपी बोर्ड के बच्चे अधिकांशतः इसको पसंद करते हैं। तो जिस तरह से आपका सेट हो जाए आपको करना है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है कैसे आ रहा है। मैं आपको एडवांस वाला बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। रियल में यफ बराबर r-r/2 सेक थीटा वास्तविक सूत्र है, वो सभी तरह की किरणों के लिए सत्य होता है। और उसमें अगर छोटा कोण बना रही हैं किरणें तो हम लोग क्या किया करते हैं, उसमें थीटा का मान सेक थीटा का मान 1 रख लेते हैं, होता है चूंकि, उठा के रख देते हैं तो r/2 प्रूफ भी हो जाता है। थैंक यू, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, कुछ इससे रिलेटेड सवाल देख लें और फिर ये वीडियो यहीं खत्म करें। तो देखिए, अगर मान लीजिए थीटा को मैं कर लूँ छोटा और फिर मैं क्वेश्चन करूँ कि एक मान लीजिए वक्त त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोली दर्पण है जिसकी वक्त त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको पता है r/2, मतलब मैं सीधा लिख लूँ 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। आप सिंपल सी बात करते, लेकिन हमें अगर ना पता हो थीटा छोटा है कि बड़ा है तो पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ता है थीटा छोटा है कि बड़ा है। तो देखिए, हम एक आध सवालों से उसको समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ से अगर ये ध्रुव है और मैं एक प्रकाश किरण ऐसे डाल दूँ, ये मान लीजिए h/2 ऊंचाई, h से डाल दूँ, चलिए h से डाल दूँ, और ये ऐसे करके निकल गई। ये दूरी मैंने पूछ लिया, मान लीजिए x है, x बराबर ही क्वेश्चन मार्क, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है यानी जो ये c है, वक्रता त्रिज्या जो r है वो r दिया है 2f के बराबर। तो बताइए x का मान कितना है। अब ये नहीं सर ये f है तो f को दुगना 2f, हाँ ठीक तो है, x का मान चेक कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पहले हम इसको हल कर रहे हैं, अब वीडियो रोक के थोड़ी सी हल करिए। चलिए ठीक है, मैं हल कर रहा हूँ फिलहाल। अगर बताइए हम मैं थीटा ले लूँ, तो यहाँ ये थीटा है बच्चों, अगर ये थीटा है तो थोड़ी मेरी बात समझिए। यहाँ से मैं लंब डाल लूँ 90 अंश का, तो एक आपको ऐसे करके त्रिभुज दिख रहा होगा, ये 90 अंश है। यहाँ पर ये जो है ये वक्रता त्रिज्या है, यानी ये कितना है 2f, और जो ये हाइट है वो f है, यहाँ ये थीटा है। तो क्या मैं लिख लूँ साइन थीटा बराबर लंब यानी f बटे कर्ण क्या 2f, तो इससे कट गया थीटा का मान आ गया 30 अंश। अब बताइए 30 अंश को क्या छोटा कोण माने कि बड़ा कोण माने। बड़ा कोण है तो अब सीधा थोड़े इसको कि हम f बराबर r/2 कर लें, उत्तर कर लें। इसका मतलब मैं करूँ f बराबर r-r/2 सेक थीटा। अब f r का मान कितना है 2f, माइनस r का मान कितना है 2f/2 इंटू सेक 30 अंश। और सेक 30 अंश का मान, अगर cos 30 अंश का आपको मान पता हो तो होता है √3/2, और इसी का उल्टा कर दिया जाए तो सेक 30 अंश का जो मान होता है 2/√3। इसका मतलब यहाँ पर लिख लिया जाए, ये 2 से 2 कट गए, 2f बराबर माइनस का f, और यहाँ लिख लूँ मैं कितना 2/√3। अब यहाँ से 2f ले लिया जाए कॉमन, तो यहाँ बचता कितना √3 माइनस 1/√3। ये बच्चों उत्तर आता, ये इसका उत्तर है। क्या थोड़ी बात समझ में आई? एक आध सवाल और करा दो।
चलिए ठीक है, देख लो फिर, कोई बात नहीं, देखते हैं। वाह बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे, लल्लू लाल जैसे, अच्छे बच्चे कैसे, लल्लू लाल जैसे। हाँ देखो बच्चों, इधर मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, ऐसे करके क्वेश्चन कर दे रहा हूं। ये मान लो P है, ये F है, प्रकाश किरण ऐसे गई है, ये X है, फिर से बच्चों X बराबर ही क्वेश्चन मार्क है, फिर से समझिए। ये मान लो 3 मीटर की, ये 3 सेंटीमीटर कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, और जो इसकी वक्ता त्रिज्या है ये C है, इसकी वक्ता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बच्चों सेम क्वेश्चन है, हल करके दिखाओ, हल करो। थोड़ी शायद इस साइन 37 अंश की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बता दूं, 37 अंश का मान ये 3, ये 4, ये 5, साइन 37 अंश का मान 3/5, cos 37 अंश का मान 4/5। हल करो। चलिए, यहाँ थीटा माने होंगे आप, यहाँ से लंब डाले होंगे, यहाँ 3 लिखे होंगे, अब इधर से एक अलग से चित्र बना लिए होंगे, 3 लिखे होंगे, यहाँ ये 5 है, 5 है, वक्र त्रिज्या के बराबर होगा। यहाँ आपका थीटा है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र लिखे होंगे, साइन थीटा बराबर लंब यानी 3/5, मतलब हमें समझ में आ गया थीटा का मान 37 अंश है। अब 37 अंश को छोटा नहीं माना जा सकता, तो मैं लिख लूँ यह बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। अब कास थीटा का मान निकाल लो, तो कास थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5, उससे किसी का उल्टा होगा तो सेक थीटा यानी 5/4। अब यहाँ उठा के बच्चों रख लो, r का मान कितना, 5 माइनस 5/2, r की जगह रखा मैंने 5, तो 5/2 इंटू सेक थीटा यानी 5/4। यानी मैं बच्चों सीधा सीधा लिख लूँ, ये हो जाता 5 माइनस 25/16, तो 16 सॉरी 4 नहीं 8 ही तो होगा, 8, तो 8 × 5 = 40, 40 से 25 चले गए, तो 25 × 5 = 10, 40 यानी 15/8 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी। बच्चों ध्यान दें, लेकिन ऐसे सवाल आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप अगर थोड़ी सी भी कहीं कंपटीशन की तैयारी है, कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यूपी बोर्ड के कैसे सवाल है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, वही कि अगर वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी है, तो आप उसमें भी गड़बड़ कर देते हो, बड़ा दुख होता है मुझे। बुराई नहीं किसी बच्चे की, बता रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सवाल बीच बीच में मिलेंगे कि एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, उसके सामने 25 सेंटीमीटर में किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे रहेंगे। तो वक्र त्रिज्या दिया, आप फोकस दूरी नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी पता रहेगी तभी प्रतिबिंब की दूरी निकलेगी। कल हम लोग का वीडियो यही रहेगा, सॉरी अगला वीडियो यही रहेगा, देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।